नमस्कार, मैं जगदीप सिंह। स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक मर्तबा फिर से। बीते 2 दिनों से जम्मू के तमाम सियासी गलियारों में भूकंप जैसी स्थिति देखने को मिली। हालांकि किसी बड़े मीडिया हाउस ने, किसी विश्वसनीय स्तर के बड़े पब्लिकेशन ने कोई खबर छापी नहीं, ना ही दिखाई है। अलबत्ता कुछ एक खबरिया चैनल जो सोशल मीडिया पर ही सर्वाइव करते हैं और उसी की व्यूअरशिप पर निर्भर करते हैं, उन्होंने ज़रूर शो डाला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जिसने जम्मू कश्मीर की सत्ता पर दशकों राज किया, उसके संभागीय स्तर के नेता देवेंद्र राणा पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। इस 2 दिन के वक्फे में जिस तरीके से ये तमाम के तमाम सियासी समीकरण बदले हैं, इन सब पर बात करने और वास्तुस्थिति से अपने दर्शकों को बिना किसी लाग लपेट के अवगत करवाने के लिए मैं हाजिर हूँ। सबसे पहली बात, जब से परिसीमन पर मरकज़ का होमवर्क पूरा हुआ है और ऐसा लगना शुरू हो गया है कि अब विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और शायद यही कारण है कि दिल्ली से पहले पंजाब और पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दे दी है। तो इस तमाम सियासी घटनाक्रम के बीच बात हो रही थी देवेंद्र राणा की। आज देवेंद्र राणा को मीडिया ने घेरा, उनसे जवाब तलबी की, जबकि उन्होंने हर सवाल को घुमाकर एक तरह से मामले से ना तो कन्नी काटी और ना ही कोई बात 2 टूक शब्दों में स्पष्ट की। क्या है ये पूरी कहानी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में एक आम वोटर को, एक आम नागरिक को बहुत तेरी ऐसी घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलेंगी, जो एक बड़ी अलग तरह की सियासत जो है वो उसका पटाक्षेप जो है वो जम्मू कश्मीर में होता दिखेगा। सबसे पहली बात, देवेंद्र सिंह राणा क्या वास्तव में नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा दे रहे हैं? इसके पीछे की कहानी आपको बता दें तो जो अत्यंत विश्वसनीय सूत्र समाचार को उपलब्ध हैं, हालांकि यूँ तो हर खबरिया चैनल या अखबार सूत्र का हवाला देके कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करता, लेकिन मैं दावे के साथ ये आपको बता दूं कि जो सूत्र हमें उपलब्ध है और पार्टी का एक आला दर्जे का नेता है, उससे जो जानकारी हमें मिली, उससे ये बात आज की नहीं बल्कि करीब 8 महीने पहले की है। देवेंद्र राणा अपने साथ कई और बड़े नेताओं को लेकर एक डेलीगेशन से मिले थे जो दिल्ली से आया था। एक ज्ञापन इन्होंने दिया था और उस डेलीगेशन को मिलने के लिए जो लीडर्स गए थे उनमें सुरजीत सिंह सलाथिया थे, अजय सरोत्रा थे, कुछ और बड़े नाम भी पार्टी के शामिल थे। तो इन तमाम नेताओं ने उस डेलीगेशन को कश्मीर के अंदर मिलके एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें जम्मू के हितों की बात रखी गई थी। इस ज्ञापन को सौंपने के बाद ऐसी खबरें सामने आनी शुरू हो गई कि उमर अब्दुल्ला के एक बड़े खास करीबी ने, जो पार्टी में यूथ लीडरशिप का एक बड़ा नुमाइंदा है, उसने उमर अब्दुल्ला के कान में ये एक तरह से एक शिकायत डाली कि देवेंद्र राणा जो हैं वो पार्टी की जो वैचारिक दृष्टिकोण है उससे परे हटकर काम कर रहे हैं। और ऐसी खबर है कि तभी से कहीं ना कहीं देवेंद्र राणा के मन में भी एक खटास थी, एक आक्रोश था, कहीं ना कहीं एक खीज थी, गुस्सा था कि वो इतने पुराने नेता हैं, पार्टी के साथ चले हैं और आज उन्हीं के एक ज्ञापन पर उनसे जवाब तलबी की जा रही। तो लबोलबाब इस बात का ये है कि ये जो कहानी बनकर सामने आई है, इसकी भूमिका जो है वो करीब 8 महीने पहले तैयार हो चुकी थी। अब दूसरी सबसे अहम बात, देवेंद्र राणा आज जम्मू के हितों की बात कर रहे हैं, डोगरी में बाकायदा बात करते हैं, खुद को भिक्षु बताते हैं। भिक्षु शब्द जो है मैं आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध ने दिया था अपने भिक्षुओं को, ये कहते हुए कि एक भिखारी और भिक्षु में जो बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि भिक्षु पूरे सम्मान के साथ गरिमा को रखते हुए किसी के दरवाजे तक जाता है। तो यही शब्द जो है आज देवेंद्र राणा ने प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि वो जम्मू के हितों को साधने के लिए कुछ भी कर सकते। आधिकारिक तौर पर उन्होंने त्याग पत्र जो है अपने पद से नहीं दिया है, लेकिन यहाँ भी ऐसी खबरें हैं कि बीती रात को करीब 11 बजे तक एक सोशल प्लेटफॉर्म से ये मैसेज उन्होंने लिखित में पार्टी को भेज दिया था। कमोबेश एक बात तय है कि देवेंद्र राणा अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में शायद ही रहें, और अगर ऐसा होता है तो अगला सवाल ये है कि देवेंद्र राणा कहाँ जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ एक वरिष्ठ दर्जे के पत्रकारों ने तो ये भी बता दिया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख को इतने बजे देवेंद्र राणा जो है फ़लाँ पार्टी को ज्वाइन कर जाएंगे। यद्यपि हकीकत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगना शुरू हो गया है कि जो नेता जम्मू के हितों को साधने की बात भगवा झंडा हाथ में लेकर करते थे, वो उनको ना तो साध पाए हैं और ना ही उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है। अपने निज हितों को जरूर साधा गया है और जो आरएसएस का थिंक टैंक है, जो समझौता करने को कतई तैयार नहीं होता, ये उसकी भी रिकमेंडेशन है। ऐसी खबरें हैं कि ऐसे तमाम चेहरों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए जिन्होंने जनता के साथ पूरा इंसाफ नहीं किया है। तो ऐसे में अगर देवेंद्र राणा जैसी शख्सियत, जो व्यक्तिगत जिनके जनाधार को अगर हम एक तरफ रख भी दें, चूँकि वो प्रांतीय अध्यक्ष थे जम्मू संभाग के अंदर, यूँ तो जम्मू कश्मीर में, बल्कि जम्मू संभाग के अंदर उनकी एक गहरी पैठ मानी जाती है। फिर चाहे बात चिनाब वैली की हो, पीर पंजाल की हो, जितना मुस्लिम वोट है जिसमें गुज्जर बकरवाल हैं, कुछ एक इलाकों में सिप्पी हैं, या बाकी का जो मुस्लिम वोट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है, उनके साथ देवेंद्र राणा का एक बढ़िया तालमेल है। और अगर देवेंद्र राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब तीसरा पहलू इस मामले का मैं आपको बता दूं, आज से करीब 10 दिन पहले एक सर्वे जो है राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अव्वल आई थी। सर्वे जुड़ा था कि किस पार्टी ने दूसरी किसी पार्टी के कितने नेताओं को तोड़ा और अपने साथ जोड़ा। तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। तो ये कोई बड़ी हैरानगी की बात नहीं होगी कि अगर देवेंद्र राणा और उनके साथ साथ जैसे सुरजीत सिंह सलाथिया का नाम लिया जा रहा है, अब तीसरा नाम जो है धर्मवीर जम्वाल का सामने आ रहा है, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी में चले ना जाए। अब इस मामले के कुछ एक और पहलू जो बचे हैं, बारी बारी मैं उन पर बात करना चाहता हूं ताकि दर्शकों तक वास्तुस्थिति पहुंच सके। चौथी सबसे अहम तरीन बात, देवेंद्र राणा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक परिवार से हैं, सगे भाई हैं। हालांकि सियासी गलियारों में ये एक चर्चा का विषय रहा है हमेशा से कि दोनों भाइयों में कोई तलखी थी, अच्छे मधुर संबंध नहीं थे। यद्यपि ऐसा था नहीं। लोग बाग तो ये भी कहते हैं कि जब पीएम मोदी जब पिछली मर्तबा चुनाव प्रचार के लिए आए थे तो जम्मू संभाग की हर कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने रैली की थी सिवाय नगरोटा के। खैर कहानी कुछ भी हो, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। वो मरकज़ में तो पीएमओ हाउस में बैठे ही हैं, अलबत्ता जम्मू की जो सियासत है उसमें भी प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से उनका एक बड़ा हम ये कह सकते हैं कि हस्तक्षेप है, या यूँ कह सकते हैं कि उनका एक बड़ा प्रतिनिधित्व है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी तक जो रास्ता जाता है उसको अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मंशा इसमें जुड़ी है, तो निश्चित तौर पर देवेंद्र राणा को एक आला कद पर, एक आला दर्जे पर बैठने का, मतलब उस तरीके की सियासत करने का मौका नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिलेगा। इस मामले का एक और पहलू है जो काबिल जिक्र है, मैं बता दूं। जम्मू खित्ते के साथ नाइंसाफ़ी होती रही। खित्तेवाद की राजनीति का शिकार जम्मू का वो हर आम आदमी हुआ है जिसे मुल्क से प्यार है। हैरत की बात है कि पूरे प्रदेश में कुल 8 विधानसभा सीटें आरक्षित थी और वो 8 की 8 आरक्षित सीटें जो है वो जम्मू खित्ते से थी। अब जैसे सुरजीत सिंह सलाथिया का जिक्र चला है कि वो भी देवेंद्र राणा के साथ छलांग लगा सकते हैं, तो सलाथिया का अपना जो निजी जनाधार है विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में वो बड़ा सशक्त माना जाता है। बीती दफ़ा भले ही चंद्र प्रकाश गंगा जीते हों, लेकिन जो सुरजीत सिंह सलाथिया का निजी जो वोट बैंक था उसको नुकसान नहीं हुआ था। और इस मर्तबा अगर विजयपुर विधानसभा आरक्षित नहीं होती तो सुरजीत सिंह सलाथिया भले ही किसी भी पार्टी से लड़े, उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन एक बड़ी समस्या जो इसके 5वें पहलू से जुड़ी है वो देवेंद्र राणा भी महसूस कर रहे हैं, वो सुरजीत सिंह सलाथिया भी महसूस कर रहे हैं, और वो पार्टी के तमाम वो नेता भी महसूस कर रहे हैं जिनका जनता में अच्छा एक प्रभाव है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला मुख्यधारा के नेता माने जाते हैं, उनको राष्ट्रवादी कहा जाता है।
जो फार्मर रा चीफ आर एस दुल्लत की अगर उस किताब का मैं जिक्र करूं तो एक किस्सा बड़ा मशहूर है जो रूबिया अपहरण को लेकर जुड़ा था। तो उसमें भी ये बात आती है कि फ़ारूक अब्दुल्ला जो है वो एक नेशनलिस्ट है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब तक फ़ारूक अब्दुल्ला सत्ता में होते हैं वो राष्ट्रवादी होते हैं, और जब वो सत्ता में नहीं होते हैं, बात वोट बटोरने की होती है, तो उनके बयान बड़े जो हैं तल्ख हो जाते हैं, और उनके बयानों से जो आभास मिलता है वो काफ़ी हद तक जो है कश्मीर की जो शाह रग है एक आम आदमी की, उससे जुड़ा हुआ मिलता है। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र राणा को ये लगना शुरू हो गया है कि जो बीजेपी ने जीत के बाद एक अलग स्पेस बनाई है जम्मू के हितों को लेकर, जम्मू के हितों का दावा ठोककर उससे उनको नुकसान ना हो, क्योंकि उनकी पार्टी की जो आला लीडरशिप है वो जम्मू विरोधी या देश विरोधी बयान जो है धड़ाधड़ देती चली जा रही है। तो उनको कहीं इसका व्यक्तिगत नुकसान जो है वो ना हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब जो सियासी पंडित हैं जिनका एक बड़ी पकड़ है राजनीति पर, उनका जो एक और दृष्टिकोण उभर कर अभी तक सामने आया है और इस मामले का आखिरी पहलू है, वो भी मैं अपने दर्शकों के साथ साझा कर दूं। ऐसा भी माना जा रहा है कि किसी तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है। इसका सिर्फ एक कारण ये नहीं है कि लाल सिंह या सुरेंद्र चौधरी आज देवेंद्र राणा से मिले, अलबत्ता और भी कई ऐसे नेता हैं जिनसे निरंतर बातचीत हो रही है। आज तो खुद देवेंद्र राणा ने अपने बयान में हर्षदेव सिंह का जिक्र किया। तो ये भी एक कारण माना जा सकता है कि तीसरा फ्रंट जो है उसको लेकर तैयारियां हो रही हों। इससे पहले कि मैं अंत में इस पूरे मामले का एक विस्तृत ढंग से समीक्षा कर आपके सामने रखूं, एक बार हम सुन लेते हैं कि आज देवेंद्र राणा जब मीडिया के बीच थे तो उन्होंने क्या कहा और किस लहजे में कहा। तो आपने सुना राणा ने किस तरीके से खुद को भिक्षु बताते हुए जम्मू के हितों की बात की, यद्यपि ये वही राणा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दशकों रहे। हम सीधे शब्दों में कहें तो राणा का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा और कहीं किसी और बड़ी पार्टी के साथ तो दिखता नहीं। तो एकाएक ऐसा क्या हो गया कि देवेंद्र राणा को जम्मू के हित जो हैं वो याद आना शुरू हो गए। तो ये बात जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो एक खित्तेबाद की जो सियासत ने खाई पाट दी है जम्मू और कश्मीर के बीच, वो और ना गहरा जाए, इसको जहन में रखते हुए आज देवेंद्र राणा जो है वो जम्मू के हितों की बात कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने अभी आपने सुना जिक्र किया तमाम नेताओं का, तो ऐसी भी खबरें हैं कि कहीं कश्मीर में बैठा कोई बड़ा सियासी नेता ऐसी प्लानिंग में ना जुटा हो कि भारतीय जनता पार्टी को और उसके वोट बैंक को कम करने के लिए जम्मू में अगर कोई तीसरा मोर्चा खड़ा कर दिया जाता है और वो भी देवेंद्र राणा जैसी कदावर शख्सियत के साथ, तो उसका फ़ायदा चुनाव में मिलेगा। चुनाव के बाद त्रिशंकु जनादेश के लिहाज से कौन पार्टी किस करवट बैठती है वो बाद की बात है। तो ये भी एक अहम पहलू है जिसका मैंने जिक्र आपके साथ किया कि तीसरा मोर्चा जो है उसकी तैयारियां हो सकती हैं, लेकिन इस मोर्चे के गठन के पीछे किसका सियासी दिमाग है ये अभी कहना मुहाल है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जम्मू संभाग के हर वो आम नागरिक को जिसकी सियासत में थोड़ी बहुत भी रुचि है, बहुत अलग अलग तरह की घटनाएं सियासी जो एक मनस्पटल है उस पर देखने को मिलेंगी, और तमाम तरह के सियासी जो समीकरण हैं वो एकाएक बदले जाएंगे और बदलते हुए नज़र आएंगे। तो इसमें ज़्यादा हैरत में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कहा जा सकता है कि इस जाति मफाद की सियासत में कौन कब किस करबट बैठता है या पाला बदलता है ये कहा नहीं जा सकता, ये भारतीय सियासत है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज ऐसा महसूस हो रहा है कि कल तक सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर की बात होती थी, कश्मीर के हितों का दावा किया जाता था, कश्मीर की रहनुमाई के ढोल पीटे जाते थे। तो अब ऐसा लगना शुरू हो गया है कि जम्मू के हितों की बात भी यहाँ का नेता करने लगा है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर वो अब भी
जम्मू के हितों को दरकिनार करके किसी ऐसी पार्टी के साथ हाथ मिला लेता है जो जम्मू के हितों को कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखती रही है, तो उसको इसका सियासी नुकसान अभी से महसूस होना शुरू हो चुका है। तो खैर देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सियासी हालात बनते हैं। और अंत में आपको बता दूं कि जैसे देवेंद्र राणा के बारे में कहा जाता है, वो एक बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति हैं। माता वैष्णो देवी के प्रति उनकी असीम श्रद्धा है, और जैसा उन्होंने एक बयान में कहा भी कि नवरात्रों में वो पहले दिन जो है माता के दरबार में हाजिरी लगाने जाएंगे। तो कयास ये भी है कि शायद नवरात्रों में ही वो एक पावन इसको अवसर मानते हुए अपने सियासी जो पासे हैं उनको खोलेंगे, सियासी पत्तों को सारी खोलेंगे और एक बड़ा सियासी धमाका जो है वो कर सकते हैं। अब बात तीसरे मोर्चे की हो रही है या भारतीय जनता पार्टी की, हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जागरूक रहिए और अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार जो आपके इस अंगूठे से जुड़ा है इसको अपने जहन में रखिए, और ये मानकर चलिए कि यह अंगूठा सिर्फ लगाने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए भी होता है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। एक मर्तबा पुनः आपसे फिर किसी ऐसे ही मसले पर भेंट होगी। नमस्कार, शब्बा खैर।